नमस्कार, मी श्रेयस। और बहुत लोगों ने केदारकंठ के वीडियो पे बहुत प्यार दिया, लाइक्स किए, कमेंट्स किए और बहुत लोगों के बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो मैं फाइनली लेके आया हूँ। मैंने बताया था वीडियो में भी कि मैं अगर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या कैरी करना है, क्या सिलेक्ट करना है, मतलब सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पर भी मैं रिप्लाई दूंगा। तो ये घर से लेके केदारकंठ के समिट तक आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉर्ट करते चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, कुछ 15-16 क्वेश्चंस रहेंगे। और भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। वो है कि कब जाना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है, कब स्टार्ट होता है वगैरह। ठीक है, तो ये जनरली स्टार्ट होता है वैसे तो 12 महीने चलता है, पर कंपनीज जो है ज़्यादा प्रीफर नहीं करते और लोग भी विदाउट स्नो जाना कोई प्रीफर नहीं करता। तो विल कंसिडर कि ये दिसंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दिसंबर में स्टार्ट होता है तो फ्रेश फ्रेश स्नो पड़ती है। तो बेस्ट टाइम कौन सा है? तो बेस्ट टाइम विल भी मेरे हिसाब से, मैं गया था फेब एंड में या मिड फेब के पीरियड में। तो आप भी मिड फेब मतलब फेब्रुवरी के बीच में या फिर फेब एंड में भी जा सकते हो। और कोशिश करना कि वही पीरियड में जाना, अगर ना हो पाए तो मिड जनवरी के बाद में, मतलब 15 जनवरी के बाद में जाने की कोशिश ज़रूर करना, ये कर सकते हो आप। और होल मंथ ऑफ फेब भी आप जा सकते हो। और फिर मार्च में क्या है कि 15 मार्च के बाद में फिर स्नो पिघलना शुरू होती है, तो फिर उतना कुछ खास मज़ा आएगा नहीं आएगा पता नहीं। स्नोफॉल वगैरह आपको एंजॉय करना है, सब कुछ एंजॉय करना है। बारिश भी होती है, ऊपर स्नोफॉल होती है, सब कुछ चीज़ें अगर एंजॉय करने हैं, तो मैं बोलूँगा कि एंड ऑफ जनवरी से लेके तो एंड ऑफ फेब, मतलब ये जो पीरियड है 15 दिन जान के पकड़ लो, और 28 दिन फेब के, तो कुछ ये 30-35 दिनों का है जो भी है, वो पीरियड में आप जाना। दैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर केदारकंठ ट्रिप। तो दूसरा सवाल है हाउ टू रीच, तो अभी पहुंचना कैसे। तो ये डिपेंड करता है आपके पैकेज पे। पैकेज की बात हम आखिरी आखिरी में करेंगे, शुरुआत में सारे पहले क्वेश्चंस खत्म करते हैं। तो हाउ टू रीच में सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा देहरादून। तो देहरादून आप दो तरीके से पहुंच सकते हो। एक तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है, तो आपके अगर लोकल स्टेशन से, मतलब लोकल एयरपोर्ट जो भी होगा आपका, वहाँ से अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून के लिए, तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आ सकते हो और फिर देहरादून में स्टे करो, या फिर जो भी आपका पिकअप दिन रहेगा, पिकअप डे रहेगा, आप उस दिन जा सकते हो। दूसरा, आप दिल्ली को भी आ सकते हो फ्लाइट से, और देहरादून को ट्रेन से भी आ सकते हो। अगर आपके लोकल रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए डायरेक्ट मिलती है, फिर आपको चेंज ओवर करके फिर देहरादून आना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो। तो सेफेस्ट और ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे, बजट फ्रेंडली वे, मैं ये कहूँगा कि आप दिल्ली आपके लोकल टाउन से ट्रेन से पहुँचो। जो भी टिकट रहेगा 2-2,500-3,000 रहेगा मैक्सिमम, बजट फ्रेंडली में। अगर आप एसी थर्ड एसी जाते हो, स्लीपर में और भी कम रहेगा, मैं थर्ड एसी स्लीपर की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली पहुँचो ट्रेन से, और फिर दिल्ली से आप पहुँच सकते हो देहरादून वाया बस। बहुत बजट फ्रेंडली बसेस जाती है देहरादून के लिए। 300 से 500 के बीच में आपको वो देहरादून छोड़ देंगे। 300 से 500 का टिकट रहेगा मैक्सिमम देहरादून पहुँचने के लिए। तो ये हो गया देहरादून पहुंचे कैसा, मतलब देहरादून से फिर आपका पिकअप रहेगा जो आपको पिक करके फिर आगे ले जाएंगे। अब बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ, एज ग्रुप। तो काफ़ी लोगों ने ये पूछा था मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो मुझे, तो इंस्टाग्राम को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज़ जाके फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो एज ग्रुप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 16 साल मैं प्रेफर कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 16 से 18 साल के ऊपर के जो यूथ है वो जा सकते हैं। और 50 मतलब 50 के एज के करीब के इंसान आप जा सकते हो। उसके ऊपर प्रॉबली कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड गेन करते हो। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ करूँगा कि अराउंड 18 से 50 के एज ग्रुप में आपने जाना चाहिए। जो भी आपके फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर्स है, जो भी 18 से 50 के बीच में, ये मेरा सजेशन है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, मोबाइल नेटवर्क। तो देहरादून तो आप पहुंचोगे तो देहरादून में तो ऑब्वियसली नेटवर्क रहेगा, पर जैसे ही देहरादून से आप आगे बढ़ते हो, मसूरी क्रॉस करते हो, जो भी पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, जो भी पूरे माउंटेन्स का एरिया स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे ही आप विलेज बेस कैंप सांकरी जो है, सांकरी से ट्रेक जो शुरू होती है, वहाँ पे पहुँचने के बाद रेंज कम्प्लीटली चली जाती है, या फिर मुश्किल है मिलना, कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलता है रेंज मोबाइल को। तो रेंज का पॉसिबिलिटी बहुत कम है माउंटेन्स इलाके में। अगर वाइल्ड ट्रेकिंग आप पूछ रहे हो मोबाइल नेटवर्क, तो ट्रेकिंग करते करते एक पॉइंट आता है, जैसे वो लोग भी, वहाँ के लोकल जो भी ट्रेक लीडर्स होते हैं वो भी मोबाइल नेटवर्क पॉइंट बोलते हैं।
वहाँ पे जियो का नेटवर्क आता है सिर्फ, तो जियो का सिम कैरी करना आप लोग। मैंने भी जियो का सिम कैरी किया था, बट मुझे वहाँ रेंज मिली नहीं, तो मैंने किसी यहाँ पे जो फ्रेंड्स बन जाते हैं ट्रैक के दौरान, तो उनसे मैंने मोबाइल लेके घर पे कॉल किया। तो आप भी वैसा कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके मोबाइल को अगर नेटवर्क आ गया तो आप भी घर पे या फिर जो भी आपके चाहने वाले सबको आप कॉल करके किसी भी बंदे को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आप सेफ़ हो और सही चल रहा है सब। तो मोबाइल नेटवर्क का इशू ख़त्म, वहाँ पे एक पॉइंट पे आएगा, फिर अदरवाइज़ किसी भी एरिया में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। अभी अगली सवाल की तरफ चलते हैं, वो है प्रॉब्लम यू माइट फेस। तो प्रॉब्लम्स कौन से आप फेस कर सकते हो, जैसे कि अगर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, या अगर आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, नीज़ में प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशंस हो रखे हैं, या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है। हमारे ग्रुप में एक अस्थमा का लड़का था जो एक पॉइंट तक आके फिर उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसने फिर स्किप किया और वहीं से वो नीचे चले गया। अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के, अगर आपको ठंड ठंड सहन होती है नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और वेदर बहुत सडन होते हैं, बहुत सडनली चेंज हो जाते हैं। जब मेरे टाइम पे जब मैं चढ़ रहा था ऊपर, तो टेम्परेचर -7 -8 था। जैसे ही एक दिन मौसम ख़राब हुआ, जैसे ही मैं समिट पुश कर रहा था, समिट चढ़ रहा था, मौसम ख़राब हो गया तो टेम्परेचर -15 तक चले गया। तो अगर आपकी कोल्ड सहन करने की, ठंड सहन करने की ताकत है आप में, तो ही आप ये ट्रैक पे आइए। अस्थमा वगैरह है तो अवॉइड करना, कोई भी जॉइंट्स प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेके ही आप ट्रैक पे आइए। जोश में होश नहीं खोना है। अगला सवाल है डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल वो लोग बताते हैं कि ईज़ी टू मीडियम है, पर ऐसा नहीं है। जो मैंने ट्रैक किया है, मैंने काफ़ी सारे दूसरे भी ट्रैक्स करे हैं, तो ये ट्रैक की डिफ़िकल्टी मैं सजेस्ट करता हूँ कि, या फिर मेरे तरफ से मैं बोलूँगा कि दिस इज़ मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में आता है। कि आप एक एक जैसे ही 9000 एल्टीट्यूड के ऊपर हाइट गेन करने लगते हो और उसके बाद फिर जिस दिन समिट पुश करना है, दैट पार्ट इज़ वेरी हार्ड। वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होता है, स्नो भी बहुत होती है, आपने आपके घुटने तक, नी तक स्नो में पैर धंसते आपको वैसा ऊपर चढ़ना होता है। तो मैं इसको डिफ़िकल्टी कैटेगरी में रखूँगा, तो उसको मीडियम टू हार्ड में रखूँगा। अभी अगला सवाल है कि कौन से मिस्टेक्स हमने अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक हमने अवॉइड करनी है कि अननेसेसरी कोई भी चीज़ें कैरी नहीं करनी है। तो क्या कैरी करना है और बजट भी क्या रहेगा सारी चीज़ों का, वो हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। तो मिस्टेक्स में सबसे पहला मिस्टेक हमने बात की कि ज़्यादा बैग में वज़न लेके जाना नहीं है। आपके जो भी मैक्स टू मैक्स इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें वही रखने, तो हम वो बात करेंगे वो क्वेश्चन के दौरान। ट्रैक लीडर को बिना बताए कहाँ पे भी जाना नहीं। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको जब आप पैकेज सेलेक्ट करोगे तो ट्रैक लीडर आपको देंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है, कोई भी फालतू मस्ती नहीं करना है, यहाँ वहाँ खुद ही मार ले पता नहीं, क्योंकि स्नो के नीचे क्या है हमें पता नहीं है, क्या डेप्थ है कुछ पता नहीं है। तो जो भी रूट्स बने हैं आपको उस पे ही चलते रहना है। जो ट्रैक लीडर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वही करना है आपको। अगर आपको कहाँ और जाना है या कुछ करना है, स्नो में खेलना है, तो यू शुड इन्फॉर्म योर ट्रैक लीडर फर्स्ट। उनको बताएं, अगर वो सजेस्ट करते कि यहाँ यहाँ जो भी मस्ती करनी है आप लोगों को वो कर सकते हो, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो आपको ही प्रॉब्लम में डाल दे। कुछ अगर वहाँ पे मार लग गया बॉडी को, शरीर को, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी वो सिचुएशंस में। ये भी क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया है कि टॉयलेट का कैसा सीन है। ये काफ़ी लोग ऐड नहीं करते उनके वीडियो में कि टॉयलेट का सीन क्या है। वो एक छोटे से टेंट में एक बड़ा खड्डा खोद के रखा होगा उन लोगों ने, और उसके ऊपर दो ऐसे लकड़ियाँ रखी होंगी। वहाँ पे आपको आपका जो भी रिचुअल्स है वो करने हैं, और फिर आप में अगर हिम्मत है तो आप पानी से हाथ धो सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि सैनिटाइज़र कैरी करना और टिश्यू पेपर कैरी करना। जो भी टिश्यू पेपर से तो टिश्यू पेपर कैरी करना, और उसके बाद आप लोग सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कर सकते हो। अदरवाइज़ वो सिचुएशंस में पानी यूज़ करना इज़ आपको पता है कि पानी यूज़ करना है वेरी डिफ़िकल्ट, पानी भी बर्फ़ जमा हुआ होता है। तो टिश्यू पेपर और सैनिटाइज़र फॉर टॉयलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। या सोलो जाए, खुद के इस पे जाए, सोलो जाए मतलब खुद के मैनेजमेंट पे जाए, या फिर किसी कंपनी का पैकेज लेके जाए। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंपनी से जाए, सोलो ना जाए। अगर आपको पहला कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेकिंग का, स्नो में कैंप्स कैसे लगाने हैं, खाना कैसा करना है, जो भी मैनेजमेंट्स लगती है स्नो में, अगर किसी भी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सीधा स्ट्रेट अवे बिना सोचे समझे कंपनी ऑप्ट करे, कंपनी का पैकेज ले और जाए। सोलो में अगर जाना है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा,
तो फिर सोलो में आपको 2-3 बंदे साथ में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो लोड शेयरिंग है, जो भी टेंट लगेगा, खाना पीना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो 2-3 दिन लगते हैं चढ़ने में है, तो वो सारा जो लोड शेयरिंग है आप लोड शेयर करके चल सकते हो। अदरवाइज फिर आपको अकेले को सब कुछ कैरी करके जाना पड़ेगा। तो सोलो में आपको खाना मैनेज करना है, आपको ट्रैक देखना है, आपको वजन उठाना है, सब आपको करना है। तो सोलो इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू वाइल ट्रेकिंग। सब कुछ आपको मैनेज करना है और ट्रेकिंग का जो मज़ा है और स्नो में खेलने का जो मज़ा है वो आप ले नहीं पाओगे सोलो में। और अगर पैकेज ऑप्ट करते हो आप, मैं किसी भी ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, फिर किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग फॉर यू गाइज कि आप मज़ा कर पाए वहाँ पे, ना कि आप बस मैनेजमेंट में ही लगे रहे या फिर वजन उठाने में ही लगे रहे और थकते रहे। तो मैं ये नहीं चाहता। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का पैकेज लो और फिर जो भी कंपनी का आप लेना चाहते हो, और उसके बाद फिर यू कैन गो, क्योंकि सब कुछ वो मैनेज करेंगे, खाना पीना वो मैनेज करेंगे। बस आपको आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका ही वजन उठाना है, बाकी सब कुछ उनके तरफ रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कंपनी का पैकेज लो। अदरवाइज आपको अगर ढेर सारे एक्सपीरियंसेस है, ढेर सारे ट्रिक्स आपने कर रखे हैं, तो यू कैन गो सोलो एज वेल। अगला जो सवाल है, ये बहुत लोग स्किप कर देते हैं जो भी वीडियोस बनाते हैं। तो ये सवाल है कि आपको कौन सा पैकेज लेना चाहिए। तो पैकेज मतलब क्या है कि कहाँ से पिकअप और ड्रॉप रहेगा, ये वाला पैकेज। आइटनरी भी आप आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अगर कोई वर्क है या किसी का बिजनेस है, जो भी है आपका, तो आप कितने दिन की छुट्टी निकाल पा रहे हो उस हिसाब से। तो 4 से 5 दिन का आइटनरी तो होता ही है, तो यू कैन मैनेज इन दैट 4-5 डेज। और पैकेज कौन सा ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देहरादून टू देहरादून, मतलब देहरादून से पिकअप और देहरादून को ही ड्रॉप करेंगे जब ट्रिप खत्म होगा, वो करें। अगर आप सांकरी टू सांकरी लेंगे तो बस आपको फिर देहरादून से सांकरी आपका खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि आपको सांकरी कैसे पहुंचना है और सांकरी से वापस देहरादून कैसे आना है। तो बसेस की फ्रीक्वेंसी मैं नहीं बोल सकता कैसी है, पर मैंने देखा है तो मेरे पीरियड में बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। और जो भी बसेस आती है वो कंपनी की आती है, मतलब जो भी कंपनी है वही लोग लेके आते। तो शायद वो आप लोगों को बिठाएंगे भी नहीं कि आप वहाँ से जाए कैसा। शायद आपको अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा फिर देहरादून सांकरी से देहरादून पहुँचने के लिए और देहरादून से सांकरी जाने के लिए भी। तो बेस्ट पैकेज रहेगा कि आप देहरादून लो, मतलब देहरादून से पिकअप और देहरादून पे ड्रॉप। फिर आपको देहरादून से वापस आपके होम टाउन जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको सारे ऑप्शंस वहाँ से अवेलेबल है। अगला सवाल है कि इफ़ नॉट पॉसिबल, कि मतलब अगर आप आधे रास्ते तक पहुँचे और आपको वहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अब यहाँ से पुश करना मुश्किल है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, या कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, सर्दी हो गई है, बुखार आ गई है, या फिर सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत है, कुछ भी है, तो जो ट्रैक लीडर्स है, जो कंपनी के थ्रू आप आए हो, तो वो आपको वहाँ से एक बंदा साथ में भेजेंगे। जो भी आपके मतलब जितने भी लोग नहीं जाना चाहते हैं, एक भी बंदा नहीं जाना चाहता जिसको वापस आना है, तो वो वहीं से वापस निकल सकता है नीचे की तरफ। अगर आप ट्रैक लीडर से बात करोगे तो कोई एक बंदा वो उनका बंदा आपके साथ देंगे नीचे आने के लिए, और आप वहाँ से नीचे आ सकते हो। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आप नहीं चढ़ सकते तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, आप वहाँ से नीचे आ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल फूड। तो अभी खाना कैसे रहेगा। तो जैसे ही आप देहरादून से पिकअप किए जाओगे, जो भी कंपनी से आपका देहरादून का जो पैकेज रहेगा, जब देहरादून से आप निकलोगे तो बस 2 जगह रुकेगी, ब्रेकफास्ट करने के लिए और लंच करने के लिए। फिर डिनर में आप उनके जो भी वहाँ पे बेस बने हुए हैं सांकरी में, वहाँ पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे डिनर उनके तरफ रहेगा। तो बस में जब तक आप ट्रैवल कर रहे हो तो खाना आपके तरफ है। जिस दिन आप वहाँ पहुँचोगे, मतलब अगर सुबह देहरादून से निकलते हो तो शाम हो जाती है, 6-7 बज जाते हैं शाम के। जैसे 6-7 बजते आपको वहाँ पे चाय वगैरह मिलेगी। ये जो मैंने ऑप्ट किया था जिस कंपनी से, मैं उस कंपनी का बता रहा हूँ कि वहाँ पे चाय वगैरह आपको मिलेगी और उसके बाद आप वहाँ पे डिनर भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद जब ट्रेक शुरू होता है तो फिर खाना पीना सब उन्हीं के पास होता है। बट मैं मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड कैरी सम चॉकलेट, वेफर्स, जो भी जो फीलिंग फूड है, जो आपको थोड़ा सा पेट भरा हुआ ऐसा महसूस कराएंगे, ये वाले फूड्स लेके जाना। ड्राई फ्रूट साथ में रखना, कुछ बिस्किट साथ में रखना, कुछ केक साथ में रखना, खुद का फूड थोड़ा साथ में रखना। क्योंकि भाई अगर जब जैसे एक बेस कैंप से एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट जा रहे हो, तो ये पॉइंट पे तो आपको खाना मिलेगा, उसके बाद जब वो पॉइंट पहुंचोगे वहीं खाना मिलेगा। बीच में अगर कहाँ भूख लग गई, ऑब्वियसली लगती ही है, पीठ पे वजन होता है और चढ़ना होता है, तो बीच में जो रास्ता है वहाँ कुछ खाने के लिए आपको खुद का खाना रखना पड़ेगा। कुछ नॉर्मल स्नैक्स टाइप रखोगे जो आपको फील करते रहे और आप आराम से चलते रहे, एनर्जी आपकी बनती रहे। तो आप ORS भी रख सकते हो, ग्लूकॉन सी, ग्लूकॉन डी, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स है वो भी आप रख सकते हो साथ में। तो फूड का भी ये हो गया कि यू शुड कैरी योर ओन फूड, पूरा सामान लेके नहीं जाना है,
कुछ नॉर्मल जो बीच बीच रास्ते में आप खा पाओ। बढ़ते उन सवालों की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आता है व्हाट टू कैरी और बजट क्या है, और जब हम समिट के तरफ चढ़ेंगे तब हमें क्या कैरी करना है। तो सबसे पहले व्हाट टू कैरी ये वाला हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मेडिकल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है। तो मेडिकल में आपको अगर आपके कोई पर्सनल टैबलेट्स है, जो आपके कोई हेल्थ इश्यूज है, उसके जो टैबलेट्स है आपको वो कैरी करने हैं। पर आपको डॉक्टर से एक बार बात करनी है कि ये एल्टीट्यूड्स पे टैबलेट लेना सही है या नहीं, और ट्रेक लीडर से भी बात करनी है। कोई भी अगर आप दवाई ले रहे हो तो फर्स्ट इन्फॉर्म योर ट्रेक लीडर्स, और वो सजेस्ट करेंगे उस तरीके से ही आपको दवाई लेनी है, क्योंकि अल्टीट्यूड पे दवाई अलग तरीके से काम करती है जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हो। तो आपके कोई हेल्थ केयर के पेन किलर की गोलियां रखना, फीवर कोल्ड का कुछ रखना, हेडेक के लिए रखना, कुछ सिरप रख सकते हो आपको चाहिए तो, और आपके खुद की जो पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ है उसके भी आप टैबलेट साथ में रख सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया, सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर इज़ मोस्ट, तो वो आपको लेना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो रखना है। उसके बाद आपको ठंड से बचने के लिए जैकेट्स, जो वुलन वाले सॉक्स होते हैं वो आपको रखने हैं। उसके बाद बॉडी वार्मर्स, तो जो नेक वार्मर भी आता है, जो इतना होता है जो कान और नेक कवर करे, वो भी हो चाहिए आपको। उसके बाद सुपर ड्राई टी शर्ट, जो जिम्स में आप यूज़ करते हो, जो सुपर ड्राई जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वो टी शर्ट्स भी आपको कैरी करने हैं, 1 या 2 मैक्सिमम। जो जैकेट है आपका वो सस्टेनेबल होना चाहिए, 0 से -10 डिग्री सेल्सियस। डिकैथलॉन में मिलते हैं, पर अगर आप बजट सोचोगे तो डिकैथलॉन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट यू डू कि आप एक अंदर सुपर ड्राई, एक हुडी, और फिर उसके ऊपर नॉर्मल जैकेट। नॉर्मल मतलब डिकैथलॉन का जो सस्ता जैकेट है, 1000-2000 तक आता है, वो भी आप चला सकते हो। पर बहुत ठंड पड़ती है तो फिर ठंड भी लगती है, तो यू नीड टू वियर वार्मर एज वेल। तो बॉडी वार्मर्स भी आपको कैरी करने हैं। उसके बाद आपको कैरी करना है एक्स्ट्रा इनर वियर्स। अगर खेलोगे इधर उधर बर्फ़ में गीले हो जाओगे तो यू नीड टू चेंज इट, तो एक्स्ट्रा इनर वियर्स भी रखने। देन फूड्स, तो फूड और स्नैक्स आपको, ये मैंने पहले ही बताया, तो आपको रखना है, जो भी ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। उसके बाद वुलन सॉक्स भी मैंने आपको बताया। देन यू नीड टू कैरी हेड टॉर्च। वहाँ पे रेंटल चीज़ें मिलती है, तो हम वो बात करते हैं कि रेंटल क्या क्या मिलेगा आपको। रेंटल मिलेगा ट्रेक पैंट, नॉट ट्रैक पैंट, ट्रेक पैंट, जो ट्रेक के लिए पैंट होती है वो ट्रेक पैंट। उसके बाद आपको वहाँ पे रेंट मिलेगा, सांकरी में रेंटल मिलेगा, वो है जैकेट्स। उसके बाद आपको रेंटल मिलेगा शूज़, रेंटल मिलेगी हेड टॉर्च, और रेंटल मिलेगी आपको स्टिक। तो स्टिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टिक के बिना बड़ा मुश्किल होता है चढ़ना। हेड टॉर्च वगैरह भी, हेड टॉर्च भी आप खरीद सकते हो, डिकैथलॉन से मिल जाएगी। स्टिक भी आपको डिकैथलॉन, एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेक आपको डिकैथलॉन मिलेगा। पर आप अगर एक ही ट्रेक करते हो, बार बार ट्रेक वगैरह करते नहीं हो, तो क्यों पैसे डालना है। तो आप रेंट भी कर सकते हो सांकरी में, हर जगह सांकरी में आपको रेंटल्स मिल जाएंगे। देन यू नीड टू कैरी हैंड ग्लोव्स एज वेल, तो हैंड ग्लोव्स भी आपको वहाँ पे खरीद सकते हो, या फिर रेंटल भी मिलते हैं। तो एवरीथिंग विल गेट रेंटल। अगर भीड़ बहुत हो गई तो रेंटल कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो यू नीड टू गो वेरी अर्ली टू सांकरी, जल्दी चले जाना, और आप रेंटल वहाँ से कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रेंटल मिल जाएंगी, जो भी ट्रेक के रिलेटेड है। उसके बाद यू नीड टू कैरी थर्मोस, थर्मोस या थर्मास जो भी आप बोलते होंगे, तो वो कैरी करना है, जो पानी आपको गर्म रखे, पानी पीने के लिए, जो गर्म पानी आपको होल्ड करके चलना है, तो उसके लिए थर्मास या वाटर बॉटल आपको कैरी करनी है। देन अगर आपको फ़ोटो वगैरह शूट करना है, कुछ वीडियोस बनाने हैं, तो कैमरा या फिर आपका मोबाइल फ़ोन, आजकल मोबाइल फ़ोन के भी कैमरे अच्छे हो गए, तो वो पावर बैंक्स, मेरे हिसाब से 2 पावर बैंक इज़ सफिशिएंट। एक थोड़ा सा कम पड़ जाएगी, तो 2 या फिर 3 आपके हिसाब से आप कितना वेट कैरी कर सकते हो, तो 2 पावर बैंक्स इज़ सफिशिएंट। उसके बाद सनस्क्रीन, फेस क्रीम, मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। देन सन ग्लासेस, जैसे ही आप हाइट पे जाते हो, स्नो स्टार्ट होती है, तो सूरज आँखों में छुपता है बहुत, सूरज की जो रोशनी है वो बहुत आँखों में रिफ्लेक्ट करती रहती है, तो सन ग्लासेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सन ग्लासेस कैरी करने। पोंचो, दैट इज़ एक रेन कवर, या फिर जो रेनकोट होता है उसी टाइप का होता है, बस बड़ा होता है, तो पोंचो आपको रखना है। उसके बाद बैग्स के लिए रेन कवर रखने, स्नोफॉल या फिर बारिश हो गई तो कुछ भीगे ना, आपका वेट हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको रेन कवर्स रखने हैं। इसके बाद आपको रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल बैकपैक, जो एक छोटी सी बॉल बैग आती है डिकैथलॉन से, 200-300 में आती है, ये ज़रूर कैरी करना। बैकपैक वो 200-300 की 10 लीटर्स की, वो लेके ही जाना, बैग में फोल्ड करके रख देना बड़े बैग में, तो आपको लेके ही जाना है। उसका काम अभी बताऊंगा मैं क्या है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको अगर आपका कुछ पर्सनल कैरी करना है तो कर सकते हो, दैट्स इट। तो अभी चलते हैं व्हाट टू कैरी व्हाइल समिट। तो जब आप समिट पुश करोगे, समिट चढ़ना चालू करोगे बेस कैंप से, तो आपको समिट ले जाते हुए क्या करना है। तो जो मैं आपको बताया कि जो छोटी बैग लेके आपको जानी है, जो बैकपैक है 10 लीटर की,
उसमें बस आपको एक पानी की बॉटल डालनी है, पूरी अच्छी सी भरी हुई, गर्म पानी वो देते हैं आपको, तो वो भर के लेनी है पानी की बॉटल। आपका थोड़ा कुछ खाना, स्नैक्स, आपको भूख लगेगी, बहुत स्टीप होता है चढ़ने के वक्त समिट, तो वो, और आपको अगर वीडियो वगैरह बनाने फ़ोटोज़ तो मोबाइल और उसके लिए पावर बैंक, दैट्स इट। इसके अलावा समिट के लिए मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कुछ मत लेके जाना भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगी, वज़न ज़्यादा हो गया तो समिट चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसके अलावा कुछ मत लेके जाना। हाँ, तो भाई फाइनली जो सबको इंतज़ार होता है वो चीज़ का बजट क्या है? तो देखो भाई, पैकेज जिस तरीके से आप ऑप्ट करोगे उस तरीके से पैसे लगेंगे। मतलब पैकेज वैरी करता है कंपनी टू कंपनी, 5,000 से लेके 8,000 तक के पैकेजेस है। कुछ फ़र्क नहीं है, किसी का थोड़ा महँगा है, किसी का सस्ता है। अब क्यों है ये मुझे पता नहीं है, तो 5,000 से 8,000 के बीच में वैरी करते हैं, तो आप पैकेज आपके हिसाब से चूज़ करो। और आई एम सजेस्टिंग देहरादून टू देहरादून ही पैकेज ऑप्ट करना। सांकरी टू सांकरी मुश्किल हो जाएगा, फिर देहरादून आने के लिए खुद का खुद देखना पड़ेगा, तो वो आप देहरादून से देहरादून का पैकेज चूज़ करो। तो हम एवरेज मान लेते हैं 6,500 7,000 पकड़ लेते हैं पैकेज में। फिर आपको देहरादून पहुँचने में समझो 2,000 3,000 लगेंगे, जैसे भी आप आ रहे हो, और देहरादून से वापस घर जाने में 2-3 हज़ार, तो वो 6-7 हज़ार और कुछ खाना पीना। जब देहरादून से सांकरी की तरफ निकलोगे तो बीच में बस रुकती है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो 300-300 रुपये आना जाना, तो वो एक 500-1000 वो पकड़ लो। तो कंप्लीट पैकेज, अगर आप किसी भी और डिटूर के अलावा अगर जा रहे हो घर से देहरादून, देहरादून से ट्रैक से देहरादून और घर, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको खर्चा आना चाहिए, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आपका कोई डिटूर है या कोई आपने शॉपिंग करी हो, आपका खर्चा आप ऐड ऑन कर लेना उसमें, पर एवरेज 10 से 15 हज़ार में आप ट्रेक कंप्लीट करके आ सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और भी कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी रहा तो कमेंट सेक्शन है, मेरा इंस्टाग्राम भी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द लव, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।